नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ARO की वैकेंसी आई है उसकी जो क्लास है आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस चैनल पे। और आपका जो भी सिलेबस मेंशन है ARO के लिए, उन सभी सिलेबस को हम पूरे डिटेल में कंप्लीट करवाएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आज ये हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के बारे में। यह जो टॉपिक है आपके सिलेबस में मेंशन है पॉपुलेशन का, अर्बनाइजेशन का और इकोलॉजी का। यह जो टॉपिक है आपके सिलेबस में एक जगह दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पॉपुलेशन के बाद हम देखेंगे अर्बनाइजेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो पहली जो हमारी क्लास है पॉपुलेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जो है पार्ट इसका 1 है, पार्ट 2 और पॉपुलेशन का जल्दी हम अपलोड करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को सम्मिलित किया हुआ है पॉपुलेशन से रिलेटेड। जो आपकी ARO की जो वैकेंसी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यह वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की हमारी जो पहली क्लास है ARO की। और इसका जो टॉपिक है पॉपुलेशन, इससे जुड़े हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट और पॉइंट को जगह दी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारियां जो आपके दिमाग में होनी चाहिए पॉपुलेशन से रिलेटेड भारत की। और तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें स्पेशली भारत के कंटेस्ट में ही बात करना है। स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन आप देखेंगे जहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है पॉपुलेशन का, अर्बनाइजेशन का और इकोलॉजी का। तो उसमें नीचे दिया गया कि आपको भारत के संदर्भ में ही पढ़ना है। तो हम भारत को ही लेकर चलेंगे पूरे सिलेबस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनसंख्या होती क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी निश्चित क्षेत्र एवं समय में निवास करने वाले मानवों की कुल संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। यानी कि किसी एक निश्चित क्षेत्र यानी कि एरिया एवं समय में जितने भी मानवों की कुल संख्या रहती है, उन संख्या के योग को हम कहते हैं जनसंख्या। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है, जबकि चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है देख लीजिए, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना की जो शुरुआत थी 1749 में स्वीडन में हुई थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1749 में स्वीडन में हुई थी। 1790 में सर्वप्रथम दशकी जनसंख्या का कार्य अमेरिका में होता है। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। 1790 में सर्वप्रथम जो दशकी जनसंख्या का कार्य था यह अमेरिका में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। इससे आप ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। लेकिन दूसरा फैक्ट क्या है, 1881 से जो है यह प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे जो है यह जनगणना का कार्य कराने जाने लगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना। अगर भारत में पूछे कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि नियमित जनगणना यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल के बाद जो नियमित जनगणना की शुरुआत वो किसके कार्यकाल में हुई थी भारत में, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 से। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। अगला फैक्ट क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे देख लीजिए, भारत में 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। इसलिए वर्ष 1921 को जो है महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भारत में 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर जो है न्यूनतम थी। इस कारण से 1921 का जो वर्ष है इसको जो है महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है भारत में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत में वर्ष 1872 के बाद वर्ष 1872 के बाद वर्ष 2011 की जनगणना क्रम की 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगर आप 1872 से 2011 के मध्य की गणना करें तो यह आपकी 15वीं जनगणना हो जाएगी। वही अगर हम स्वतंत्रता के बाद की जनगणना की गणना करें तो यह 7वीं जनगणना हमारी हो जाएगी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे फैक्ट आपको दिमाग में रखे होने चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ARO की परीक्षा में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है देख लीजिए यहाँ पे,
और देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त का होता है। यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भारत में जो है जनगणना का जो दायित्व है गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त का होता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही अगर हम 2011 की, यहाँ पे हम 2011 की जनगणना की बात करेंगे क्योंकि और लास्ट जो हमारी जनगणना हुई थी वो 2011 की हुई थी। तो आपके एग्जाम में अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो 2011 की जनगणना से ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जनगणना 2011 का कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया था। पहले चरण में आवास के बारे में जानकारी को शामिल किया गया था। इसमें मकान के इस्तेमाल, लोगों को उपलब्ध सुविधाएं और उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र की गई थी। यानी कि जो 2011 की जनगणना थी यह 2 चरणों में पूरी की गई थी। पहले चरण में आपका आवास के बारे में जानकारी को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद लोगों के उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई थी और उनकी संपत्ति के बारे में जो है पहले चरण में जानकारी इकट्ठी की गई थी। जिसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं दूसरे चरण में क्या हुआ था, और दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती का कार्य देश में किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2011 की आपकी जो जनसंख्या थी, जनगणना थी, वह 2 चरणों में पूरी की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या आपकी थी 121.09 करोड़। यहाँ पे 2011 की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 121.09 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, जिसमें पुरुषों की संख्या थी आपकी 51.47% और महिलाओं की संख्या थी आपकी 48.53%। ये फैक्ट आपको याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए और महत्वपूर्ण यहाँ पे ये तथ्य आपके लिए है। तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का क्रम देख लीजिए। सबसे अधिक जनसंख्या आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर बिहार में। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपका है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है और फिर बिहार है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा दिल्ली। यानी कि दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपको मिलेगी पुडुचेरी की जनसंख्या, उसके बाद आपको मिलेगी चंडीगढ़ की जनसंख्या। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो दिल्ली हो जाएगा, फिर हो जाएगा पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। उसके बाद सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्यों में सबसे नंबर 1 पे आपका मेघालय मिलेगा। मेघालय में जो है सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। फिर मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपको मिलेगा बिहार। यानी कि ये 3 इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहां पे सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो आप इसे याद रखिए कि ये सभी फैक्ट आपके 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। इसके बाद सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर थी वो हुई थी दादरा एवं नगर हवेली में, उसके बाद दमन एवं दीव में, उसके बाद पुडुचेरी में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश था आपका था दादरा एवं नगर हवेली था, उसके बाद दमन एवं दीव था और उसके बाद आपका पुडुचेरी था। 2011 की जनगणना की बात हो रही है। वर्तमान में दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो वर्तमान की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, हम 2011 की जनगणना को यहाँ पे पढ़ते हुए चल रहे थे। इसे आप ध्यान में देते हुए सभी फैक्ट को अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 17.72% की 10 की वृद्धि के साथ जो है भारत की जो जनसंख्या घनत्व था वह था आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आप इसे याद देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख लीजिए। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वह था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फैक्ट आप याद देखिएगा।
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। आप इसे याद रखिएगा। वहीं 2001 में यह जनसंख्या घनत्व आपका था 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पे आप देख रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जहाँ जनघनत्व सबसे कम था 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वहीं बिहार में जनघनत्व सबसे अधिक था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वर्ष 1901 में भारत का जो पूरा जनघनत्व था वह था 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो 2011 में बढ़कर कितना हो गया है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और यहाँ पे मैंने डेटा भी अपलोड किया हुआ है कि किस राज्य में कितना जनसंख्या घनत्व है। तो देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों का क्रम घटते हुए, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है और फिर केरल में है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम घटते हुए, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको मिलेगा केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली में, फिर चंडीगढ़ में और फिर पुडुचेरी में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन है, तो देख लीजिए। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो न्यूनतम जो जनघनत्व देखने को मिला था अरुणाचल प्रदेश में था। टोटल आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे जनघनत्व के, मतलब सबसे कम जो जनघनत्व था राज्यों में वह था अरुणाचल प्रदेश में। कितना था, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मिजोरम था और उसके बाद आपका था सिक्किम। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे कम जो जनघनत्व वाला राज्य है भारत का कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो जनघनत्व है वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह 2011 की जनगणना के अनुसार सही फैक्ट है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार का जो है जनघनत्व सबसे कम है। फिर आपको मिलेगा दादरा एवं नगर हवेली का, और फिर आपको मिलेगा लक्षद्वीप। यानी कि अगर हम जनघनत्व में सबसे कम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे जो कम केंद्र शासित जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। यहाँ का जो जनघनत्व आपका है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार हो जाएगा। सबसे कम जनघनत्व और सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका दिल्ली हो जाएगा। और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सबसे कम जनघनत्व वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। इसके बाद अगला आप देख लीजिए, यहाँ पे लिंगानुपात को भी आइए देख लेते हैं। तो लिंगानुपात कहते किसे हैं, तो लिंगानुपात जो होता है, लिंगानुपात समाज में एक निश्चित काल के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं के बीच प्रचलित समानता के मापन का जो है महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक होता है। तो लिंगानुपात क्या होता है, तो जो लिंगानुपात होता है, लिंगानुपात समाज में एक निश्चित काल के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं के बीच प्रचलित समानता को मापने का जो है महत्वपूर्ण एक सामाजिक संकेतक होता है। लिंगानुपात को जो है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो लिंगानुपात हम कहते कैसे हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है उसी को हम कहते हैं लिंगानुपात। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। आप इसे ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 943 था। तो आप इसे 943 था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद 2011 में लिंगानुपात जो था, और यहाँ पे 2011 नहीं 2001 होगा, तो 2001 में ही लिंगानुपात आपका 933 था। अर्थात पिछले दशक की अपेक्षा इसमें 10 अंकों का सुधार हुआ, यानी कि 2001 में लिंगानुपात 933 था, जो 2011 में बढ़कर आपका 943 हो गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2001 में लिंगानुपात कितना था, तो 2001 में भारत का लिंगानुपात था प्रति 1000 पुरुषों पे 933 महिलाएं। वही बढ़कर 2011 में कितना हो गया, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में यानी कि
2011 की सेंसस की अगर हम बात करें तो भारत में आपका लिंगानुपात है 943। इसके बाद ये फैक्ट आप याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? तो पुडुचेरी है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये सभी फैक्ट आपके 2011 के जनगणना के अनुसार है। वहीं केरल का लिंगानुपात कितना है? तो 1084। केरल का लिंगानुपात कितना? तो 1084 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पे जो है महिलाओं की संख्या केरल में 1084 है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना है? तो पुडुचेरी का लिंगानुपात है आपका 1037। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद हम बात करेंगे साक्षरता के बारे में। तो साक्षरता के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ने लिखने में सक्षम हो वे साक्षर कहलाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, साक्षरता की परिभाषा हमारे देश में क्या है? तो 7 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ने लिखने में सक्षम हो उनको जो है साक्षर कहा जाता है। वह व्यक्ति जो पढ़ तो सकते हैं किंतु लिख नहीं सकते उन्हें साक्षर नहीं कहा जा सकता। तो फैक्ट आप याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर थी आपकी 72.99%। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 72.99%, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर थी आपकी 80.89% और आपकी महिलाओं की साक्षरता दर थी 64.64%। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। वही अगर हम सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य की बात करें तो केरल अगेन टॉप पर है, यानी कि जो केरल आपका है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी है और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य भी है। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर वाले अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप पहले नंबर पे है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आपका बिहार है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली। तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल ध्यान से दिमाग में बैठा लेना है कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, न्यूनतम कहाँ पे है और अधिकतम किस राज्य में साक्षरता दर, मतलब अधिकतम किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर है। ये सभी आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल ध्यान से जानकारी होनी चाहिए। तो इन सभी को आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्या है यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं आपकी 2011 की जनगणना से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देख लीजिए इनको भी आप। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे आपके डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 के? डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 2011 का जनगणना का शुभारंभ जो है शुभंकर थी प्रगणक शिक्षिका। आप यहाँ पे शुभंकर होगा। तो 2011 जनगणना की शुभंकर थी आपकी प्रगणक शिक्षिका तथा इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस जनगणना में टोटल 29 सवाल पूछे गए थे। विश्व में भारत की 17.5% जनसंख्या निवास करती तथा भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान की कुल जनसंख्या के बराबर है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले हैं कौन कौन से? तो महाराष्ट्र का ठाणे और आपका पश्चिम बंगाल का 24 परगना। यहाँ पे जो है सर्वाधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। 2 जिले आपको याद रखना है, महाराष्ट्र का ठाणे और पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना। तो इसे भी आप याद रखिएगा, उत्तरी 24 परगना। ये 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं भारत के। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है जहाँ पर जनघनत्व केवल 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुमे देश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला था। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर आपकी दर्ज की गई 113.5%। आप इसे याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुमे जो है देश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। इसके बाद नागालैंड के लोंगलेंग जिले में जो है नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। यहाँ पे जो है वृद्धि दर दर्ज की गई थी -58.39%। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। इसके बाद दमन एवं दीव का जो दमन जिला है यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात
दर्ज किया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट आपके 2011 के जनगणना के अनुसार है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो जल्दी मिलेंगे हम इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।